अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, डेट 28/11/20 एंड टॉपिक नेम इज़ केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये केपलर्स का थर्ड लॉ है। आप इसे केपलर का फर्स्ट लॉ भी कहा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। इस वजह से हम केपलर्स के लॉ को उनके नेम से ही बोलते हैं, जैसे कि केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स है, केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज है। So this is the third one, Kepler's law of orbits. According to the statement of the Kepler's law of orbits, the statement is having two parts. First part says that the all planet move in the elliptical orbits. पहला part कहता है that all orbits are elliptical. First thing, all orbits are elliptical with the sun at one focus, and second part says that sun is at one focus. So this is a statement that the all planets move in the elliptical orbits with the sun at one focus. This is known as the Kepler's law of orbits, and now we are going to prove it. जैसे ही हम इसको प्रूव करने की तरफ जाएंगे, then you can see that we can prove it by just proving these two parts. पहले हम प्रूव करेंगे कि ऑर्बिट्स जो हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, और फिर हम ये प्रूव करेंगे कि सन जो है वो एक फोकस पर होता है। पहले हम इसकी जो है फिगर ड्रॉ करते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होना चाहिए। हमारे पास ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और यहाँ पर ये इसका सेंट्रल एक्सिस है with the sun at one focus. Suppose the sun is having the mass ms and the planet is having the mass mp, so there will be a line joining the sun and the planet. और ये आपके पास कहते हैं, हमसे कहा है कि जी ये r है, and this is making angle of theta with the reference axis. तो now suppose कि हम इसका थोड़ा सा पार्ट अलग से शो कर रहे हैं। सपोज अगर हम इसमें से सिर्फ पार्ट को देखें, दैट दिस इज़ लाइक अ कॉनिक सेक्शन। हम इस कॉनिक सेक्शन को जो है वो हम अलग से जो है वो ड्रा करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हमने एक कॉनिक सेक्शन जो है ये हमने ड्रॉ किया। ये आपके पास इसकी जो रेफरेंस लाइन है, अब हम ये ड्रा कर लेते हैं। और यहाँ पर कहीं पर आपके पास जो है वो सन है, हमारा प्लेनेट जो है वो कहीं यहाँ पर है। दिस इज़ द प्लेनेट पी एंड दिस इज़ द सन एस, जो लाइन कनेक्ट कर रही है। दिस इज़ द आर एंड दिस लाइन आर इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द रेफरेंस एक्सिस। ये आपके पास आर है। तो यहाँ पर मैंने कल आपको जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे। मैंने आपसे कहा था कि आप इनके आंसर्स जो हैं वो ढूंढ के लाएं, डेफिनेशन जो हैं वो सर्च करें। इसमें एक हमने बात की थी एक पॉइंट की, एक लाइन की, दैट इज़ नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स। में दिस लाइन इज़ द डायरेक्ट्रिक्स। और अगर देखा जाए तो हमने वहाँ पर कुछ पॉइंट और भी बोला था कि जी एसेंट्रिसिटी क्या होती है। अभी फ़िलहाल हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। सपोज दिस इज़ द पैराबोला। तो पैराबोला इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ पॉइंट्स such that these points are in equal distance from one given point and they are an equal distance from a line. तो जो गिवन पॉइंट ये सब सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं ये जिस एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे होते हैं, दैट पॉइंट इज़ नोन एज द फोकस। हम इसे क्या कहते हैं कि ये फोकस है, पॉइंट को फोकस कहा जाता है। और जिस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, दिस लाइन इज़ नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स. So directrix is a line and this line is not touching the parabola, it is just outside of the parabola. तो दो पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द अदर पॉइंट्स with which are making the set of the whose set is making the parabola focus and the set of points, they are at the same distance, and the same distance will be between the perpendicular line and the set of points. Mean to say, parabola which is a set of the points such that the points are an equal distance from a given point and from a line perpendicular to the reference axis, and this line is outside of the
कॉनिक पार्ट, और तो आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है और फोकस जो है ये एक पॉइंट है। अब यहाँ से हम इस कुछ जो है ना इसकी डेरिवेशन जो हम स्टडी करने लगते हैं, दिस एस पी दैट इज़ इक्वल टू आर, और यहाँ पे हम एक और पॉइंट भी लेते हैं दैट दिस पॉइंट अगर हम यहाँ पर इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ इस पी को ज्वाइन करने लगें तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर ये इस कॉनिक सेक्शन को टच करता है दिस इज़ द nth पॉइंट। तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास एक ट्रायंगल की फॉर्म बन जाएगी। और अगर हम जो हमारे बहुत 9th-10th क्लासेस के जो थ्योरम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं दैट इफ टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, तो जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स होते दे आर सेम, तो यहाँ पर भी कुछ एक एंगल बनेगा दैट विल बी द सेम एज थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दैट एन पी दैट इज़ मेकिंग द एक्स और द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे इसे कुछ नाम देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग is that the if we are going to find out the eccentricity of the this eccentricity of this conic section, तो eccentricity के लिए आपके पास फार्मूला है distance of the p from the focus to the distance of the p from the directrix। distance of p from focus and distance of p from डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस जो है इसको आप एस पी कह सकते हैं, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस पी। और डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स आप इसको पी और ये पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि सपोज दिस इज द nth पॉइंट, सो द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स दैट विल बी एम पी और पी एम। इसे हम एम पी जो है वो शो कर देते हैं। नाउ एम पी इज़ हैविंग द टू पार्ट्स, यू कैन सी दैट एम पी इज़ इक्वल टू एम एन प्लस एन पी। तो हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एम पी को हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं एज एम एन प्लस एन पी। नाउ एन पी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज़ अ बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो आप भी इजीली इसको बेस ऑफ द ट्राइंगल के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एन पी। और आपके पास एम एन जो है दैट विल बिकम एज इट इज़, और यहाँ पे आपके पास जो है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी इसको मज़ीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, you have to enter the value of the what you have to do, you have to enter the value of the mn। now you can see that this length is the same as this length। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हमने s का नाम दिया था दैट इज़ एट द फोकस, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं दैट दिस इज़ d। तो आप सिंपली लिख सकते हैं दैट एस पी इज़ ओवर आर कॉस थीटा दैट कम्स इन प्लेस ऑफ द एन पी प्लस एम एन, हम इसको नाम देते हैं कि जी ये आपके पास डी एस है। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, एस पी को एक साइड पे रहने दें, एस पी को हमने यहाँ पे रखा तो ये बाकी सब साइड जो है ये ऊपर चली गई, ई इंटू आर कॉस थीटा प्लस डी एस जो है ये आपके पास आ चुका है। अब आप इसको मज़ीद भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ई को अंदर इनकी सेंट्रिसिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम इक्वल टू ई आर कॉस थीटा प्लस ई डी एस। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से आप जो हैं वो एस पी दैट इज़ इक्वल टू एस पी दैट इज़ इक्वल टू आर, यहाँ पे आर लिखें, आप सब चीज़ों को उठाकर यहाँ पे ले जाएं, आर माइनस ई आर कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू ई डी एस। तो यहाँ पे आर आपके पास कॉमन आ जाएगा, वन माइनस ई कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू ई इंटू डी एस। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आर दैट इज़ इक्वल टू ई डी एस ओवर वन माइनस ई cos theta। Now the upper part EDS that we have given it a special name represented by L, and L is what? L is known as the latest rectum. L is known as the latest rectum. Now latest rectum is what? What is the latest? What is the latest rectum? Now latest rectum can be defined as a chord. This is the chord that is passing through the focus and that is parallel to the
डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कि वो लाइन जो कि आउटसाइड ऑफ द कॉनिक सेक्शन है उसको हमने डायरेक्ट्रिक्स कहा है, और उसी के पैरेलल एक ऐसा कोड जो कि कॉनिक सेक्शन को इस जगह पे इंटरसेक्ट भी करता है और बिल्कुल पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स के, दैट सेगमेंट और दैट कोड इज़ नोन एज द लेटेस्ट सेक्टर। अब यहाँ पे आपके पास लेटेस्ट सेक्टर आ चुका है, और ये जो इक्वेशन आपके पास आई है आर इज इक्वल टू एल ओवर वन माइनस ई कॉस थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। तो अभी तक हमने यही शो किया है कि जी आपके पास ऑर्बिट में प्लैनेट हमारा मूव कर रहा है, हमारी ये इक्वेशन यही शो कर रही है। यहाँ पर आर और थीटा जो हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं प्लैनेट के, सच दैट द सन इज़ एट वन फोकस। आपके पास प्लैनेट है, सन इज़ एट द वन फोकस, और आपके पास ये इक्वेशन जो है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। अब हम आ जाते हैं केपलर के इन लॉ के इन दो पार्ट की तरफ। पहले हम प्रूव करेंगे, अभी तो हमने ये कहा कि जो ऑर्बिट है, अभी हम ये प्रूव करेंगे कि ऑर्बिट एलिप्टिकल भी है, और फिर उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर सन जो है वो एक फोकस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी ऑल ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल। जब भी हम ये बात करते हैं कि जी ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हैं, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट को हम दो पैरामीटर्स से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। वो दो पैरामीटर्स क्या हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस तरीके से होता है, पहला पार्ट जो है वो शो करता है कि जी एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल ऑर्बिट की कुछ शेप कुछ ऐसी होती है, सब मतलब कि थोड़ा सा फ्लैटेंड, राउंड नहीं है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है, उसके थोड़ी एजेस जो है वो थोड़े से निकले हुए हैं। अब ये इस शेप में भी हो सकता है एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इस शेप में भी हो सकता है, ये मज़ीद इलोंगेटेड भी हो सकता है, इट कैन हैव एनी शेप। तो आपके पास कुछ फैक्टर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कॉमन नज़र आएंगे कि आपके पास एक रेफरेंस एक्सिस है, और यू कैन से कि अगर यहाँ पे आप सेंट्रल पॉइंट लेते हो, सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डायामीटर, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डायामीटर, एंड दिस लॉन्गेस्ट डायामीटर इज़ नोन एज द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, एलिप्टिकल पार्ट का, एलिप्टिकल शेप का सेमी मेजर एक्सिस वैल्यू ज़्यादा होती है, और कोई एक फैक्टर है। अब इसी के अंदर अगर आप ड्रा करना चाहें तो एक सर्कुलर शेप भी इसके अंदर ड्रा की जा सकती है। दिस मीन्स दैट देयर इज सम फैक्टर जिसकी वैल्यू इसको एलिप्टिकल बताती है। अब ये जो पार्ट है जिसकी वैल्यू इसको एलिप्टिकल बनाती है, दैट इज़ नोन एज द एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 1 तक रेंज कर रही होती है। दिस मीन्स दैट इफ द एसेंट्रिसिटी वैल्यू इज 0 देन द ऑर्बिट विल बी कम्प्लीटली सर्कुलर, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आपके पास जो इसका शेप है वो ज़्यादा से ज़्यादा एलिप्टिकल हो जाएगी। जबकि 1 जब आता है तो आपके पास बिल्कुल ही एक फ्लैटर सी शेप जो है वो आपके पास आ जाती है। तो आपके पास यू कैन से दैट एसेंट्रिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द shape of the orbit. The higher the value of the eccentricity, the more elliptical will be the shape, and the lower the value of the eccentricity, the shape will be closer to the circular path. तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं if the E is equal to exactly equal to 0 then the shape will be totally circular, and if E is equal to 0 then it will be completely flattened. चलें जी, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ ये सिर्फ सर्कुलर और एलिप्टिकल शेप्स नहीं हो सकती, पैराबोला शेप भी हो सकती है, हाइपरबोला शेप भी हो सकती है, बट यू ऑल नो दैट पैराबोला एंड हाइपरबोला शेप्स आर ओपन शेप्स। तो हम पैराबोला और हाइपरबोला वाली शेप्स को बिल्कुल यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज दोज आर द ओपन शेप्स एंड द ऑर्बिट्स कांट बी ओपन, दे मस्ट बी लाइक अ क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज पाथ में दो ही ऑप्शंस बचती हैं, या तो शेप एलिप्टिकल होगी या फिर शेप सर्कुलर होगी, और कितनी एलिप्टिकल कितनी सर्कुलर दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ द एसेंट्रिसिटी की वैल्यू डिसाइड करेगी कि शेप ने कैसा होना है। द एंड द फर्स्ट थिंग देयर मस्ट बी सेम मेजर एक्सिस, मतलब एलिप्टिकल शेप का जो डायमीटर्स हर तरफ से एक साइड जैसा नहीं होता, द लॉन्गेस्ट डायमीटर इज नोन एज द सेम मेजर एक्सिस। अगर हम इसी को देखें तो स्मॉलेस्ट डायमीटर जो होगा दैट विल बी नोन एज द सेमी माइनर एक्सिस। तो दो तरह के एक्सिस यहाँ पे होते हैं, लॉन्गेस्ट डायमीटर को सेमी मेजर एक्सिस और स्मॉलेस्ट डायमीटर को आप सेमी माइनर एक्सिस कहेंगे। तो दिस इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट, कि हम थ्योरेटिकल पार्ट के ये क्वालिटेटिवली हम जो है वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जी हमारा जो शेप है, जो ऑर्बिट है, दैट आर दोज आर द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। नाउ द सेकंड थिंग जो भी हम देखने जा रहे हैं कि भी हम ये देखने जा रहे हैं कि जी सन इज़ एट वन फोकस। अभी हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि सन इज एट वन फोकस। अभी तक जो हमने इक्वेशन अभी ड्राइव की थी दैट इज़ आर इज इक्वल टू
L/1 माइनस ई कॉस थीटा। हम अज्यूम करते हैं कि दैट सन इज एट वन फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सेम मेजर एक्सिस ए एंड द एसेंट्रिसिटी ई। द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। The line joining the sun and the planet has the length r and that makes an angle theta with the same major axis। ये भी हमने जो है वो लास्ट में हमने यही किया था। हमने कहा था कि जी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट कहीं भी पाया जा रहा है, ये इसका एक रेफरेंस एक्सिस है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेम मेजर एक्सिस। यहाँ पर सन जो है वो कहीं है और द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन that is represented by the r. This is the planet, this is the sun, and this r is making some angle with the semi major axis। यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट्रिक्स को भी प्लॉट किया और अब यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि प्लैनेट अब वो लगातार एक ऑर्बिटिंग पोजीशन में है, लगातार ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सन। सो दिस प्लैनेट कैन बी हेयर, this planet can also be here, so this means that now we are having two distances। so इसके हिसाब से हमारे पास दो टर्म्स भी आती हैं। these terms are known as the aphelion and perihelion। aphelion is the farthest distance। this means that कि अगर आपका planet बिल्कुल यहाँ पर है, so this will be the longest distance from the sun। ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है और इस वक्त जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस जो सन से होगा दैट विल बी मैक्सिमम एंड दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज नोन एज द एफिलियन। एफिलियन को आप जो है वो आप इसको आर ए से भी शो कर सकते हैं। अब आर ए दैट विल बी व्हाट, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कुछ हाफ में कन्वर्ट कर दें देन दिस होल लेंथ दैट विल बी नोन एज द ए। ए इज़ द सेमी मेजर एक्सिस। तो कोई ये वाला पार्ट तो पूरा ए कंप्लीट हो गया। Now this part from center to the sun that will be equal to AE, means A is the major axis and E is the eccentricity। The value of the eccentricity will determine कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। सपोज कि यहाँ पर AE में E की वैल्यू को आप ज़ीरो कर देते हो तो यहाँ पर एवरीथिंग विल बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि आपका ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे जैसे आप E की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, E की वैल्यू को 0.1 किया, 0.2 किया और होते होते 1 चली गई, तो जैसे ही 1 जाएगी आपके पास इसका आंसर ए ई में ई की वैल्यू को 1 पुट करें देन इट विल बी इक्वल टू टोटल ए, मतलब कि आपके पास ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि चारों तरफ से डिस्टेंस जो है वो मतलब कि आपके पास बराबर नहीं है। जैसे ई की वैल्यू 1 हुई तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस लॉन्गेस्ट हो जाएगा और आपका इलिप्टिकल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि आर ए यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस ए ई। तो यहाँ से आप ए जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस ई, ए इंटू 1 प्लस ई, दिस इज़ द डिस्टेंस दैट इज़ द एफिलियन। अब यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आ रही है, अब आप देखें कि ये थीटा अगर आपका प्लैनेट मूव करता करता यहाँ तक आ चुका है तो आर और रेफरेंस एक्सिस में हमें एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसी वाली इक्वेशन को आप जो हमने ऑर्बिट के लिए इक्वेशन बनाई थी एल इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और आपके पास आंसर क्या आएगा एल, मतलब कि ये वाला पार्ट सारा 1 हो गया, 1 माइनस 1 ज़ीरो। सो एवरीथिंग आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, सॉरी कॉस ज़ीरो जो है उसका आंसर 1 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा L/1 माइनस ई आ जाएगा। दिस इज़ द R1, इसको हमने नाम दिया है दैट दिस इज़ द R1। और ये तब डिस्टेंस है आपके पास प्लैनेट का, प्लैनेट के और सन के दरमियान में, जब आपका प्लैनेट जो है वो बिल्कुल सबसे दूर वाली पोजीशन पे मौजूद है, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे सन से मौजूद है। उसको आप R को हमने R1 कहा है एंड दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द R1। दिस वाज फॉर द एफिलियन, दिस इज़ द फॉर द फार्थेस्ट पॉइंट। अगर हम मार्जिन का प्लैनेट मूव करता करता यहाँ पर आ चुका है तो इस वक्त ये सन के बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन दैट इज़ नोन एज द पेरिलियन। और पेरिलियन को हम आर पी से शो करते हैं। और अगर हम आर पी से शो करें तो देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए ई हमने दिया है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है जैसे वहाँ पर ए था बिल्कुल वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए ही है। तो आप कह सकते हैं कि आर पी दैट विल बी इक्वल टू ए
माइनस ए ई, वहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए ए प्लस ए ई हमने किया था, यहाँ पे शॉर्टेस्ट के लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ए माइनस ए ई, तो यहाँ पे ए कॉमन लिया जा सकता है, 1 माइनस ई जो है वो आपके पास बन जाएगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पेरिलियन। अगर अगर यहीं से हम अब जो है ऑर्बिट की इक्वेशन पे चले जाएं तो आर इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में थीटा क्या आएगा, आपका प्लैनेट मूव करता करता यहाँ तक आ चुका है, रेफरेंस एक्सिस ये है, तो एंगल आपका बढ़ता बढ़ता जीरो से बढ़ता बढ़ता 180 पे जा चुका है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे जो आप 180 पुट करोगे आंसर विल बी -1। तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे रिजल्ट जो बनेगा 1 माइनस 1 इसका आंसर, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस विल बी द position vector, or this is the length, or this is the distance between the planet and the sun, and we have given it the name of R2। तो यहाँ पे R1 और R2 आपके पास जो है वो दो इक्वेशंस बन रही हैं। नाउ वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को अब हम ऐड करने लगे हैं। चलिए जी, आपके पास R1 की इक्वेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई, और R2 की जो इक्वेशन थी वो आपके पास थी एल ओवर 1 प्लस ई। अब अगर आप R1 और R2 को ऐड कर लेते हैं तो उस केस में आपके पास ये इक्वेशन इस साइड भी ऐड हो जाएंगी, एल ओवर 1 माइनस ई प्लस एल ओवर 1 प्लस ई। यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, इट विल बी 1 माइनस ई स्क्वायर, और फिर आपके पास 2l आ जाएगा। नाउ R1 प्लस R2 ये हमें क्या कहते हैं, अभी हम ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास फिज़िकली अगर आपके पास ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और आपके पास ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, सन आपका यहाँ पर है, जब वो प्लैनेट यहाँ पर गया था तो आपने जो डिस्टेंस r कैलकुलेट किया था दैट वाज R1, और जब प्लैनेट यहाँ पे गया तो जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया दैट इज़ R2। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस देखें तो वो R1 प्लस R2 बनता है, लेकिन हमने कहा कि सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अ सेमी मेजर एक्सिस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस है, तो हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 दैट इज़ इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर फिगर के हिसाब से R1 प्लस R2 के पास क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2l ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब अगर इस 2 को इस 2 ख़त्म करना चाहें तो यू कैन टेक दिस 2 फ्रॉम हेयर टू हेयर, और यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर टू देयर, तो आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी दैट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू l ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ellipse, because we have derived the equation of the ellipse from the equation of the orbits। तो हम ये देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये जो है आपके पास दिस इलिप्टिकल भी है, और सन जो है वो इसका एक फोकस पे भी है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस, वी हैव डिराइव्ड ऑल दिस बाय कीपिंग द सन एट one focus। So this is the Kepler's law of the orbits, that all the planets move in the elliptical orbits with the sun at one focus। This is the complete derivation of the Kepler's law of orbits। So till the next lecture, Allah Hafiz।